नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लैंडिंग में डिफॉल्ट लॉस गारंटी पर दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर के दायरे और पहुंच का विस्तार किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत में मानसून के आगमन की घोषणा की। सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि साख समितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से मार्केट कपलिंग की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लैंडिंग में डिफॉल्ट लॉस गारंटी पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिफॉल्ट लॉस गारंटी एक तरह की समझौता परक व्यवस्था है। इसके तहत ऋण सेवा प्रदाता ऋण भुगतान में चूक होने की स्थिति में विनियमित संस्थाओं को नुकसान की क्षतिपूर्ति करने की गारंटी देता है। क्षतिपूर्ति ऋण पोर्टफोलियो के कुछ प्रतिशत तक के लिए देय होती है। विनियमित संस्थाओं में सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक, आवास वित्त कंपनियों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं। डिफॉल्ट लॉस गारंटी के मामले में विनियमित संस्थाओं और ऋण सेवा प्रदाताओं के बीच या दो विनियमित संस्थाओं के बीच की इस व्यवस्था को सामान्य तौर पर फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी के रूप में जाना जाता है। ये दिशा निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि पात्रता। विनियमित संस्था केवल उस ऋण सेवा प्रदाता या अन्य विनियमित संस्थाओं के साथ डिफॉल्ट लॉस गारंटी व्यवस्था में शामिल हो सकती है जिसके साथ उसने आउटसोर्सिंग व्यवस्था की है। डिफॉल्ट लॉस गारंटी सेवा प्रदान करने वाले ऋण सेवा प्रदाता को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित होना चाहिए। डिफॉल्ट लॉस गारंटी के अलग अलग रूप हैं, जैसे कि विनियमित संस्था के पास नकदी जमा कराना, विनियमित संस्था के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास सावधि जमा करना, विनियमित संस्था के पक्ष में बैंक गारंटी। डिफॉल्ट लॉस गारंटी की सीमा की बात करें तो डिफॉल्ट लॉस गारंटी कवर की कुल राशि संबंधित ऋण पोर्टफोलियो की राशि के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे 120 दिनों की अधिकतम अतिदेय अवधि के भीतर डीएलजी यानी कि डिफॉल्ट लॉस गारंटी को लागू करना होगा। डिफॉल्ट लॉस गारंटी की अवधि अंडरलाइंग ऋण पोर्टफोलियो में ऋण चुकाने की सबसे लंबी अवधि से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अपवादों की अगर हम बात करें तो इन योजनाओं या संस्थाओं के तहत आने वाली गारंटियां कवर नहीं होंगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की गारंटी योजनाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा कम आय समूह वाली आवास योजना के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के तहत शुरू की गई व्यक्तिगत योजनाएं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण गारंटियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर के दायरे और पहुंच का विस्तार किया। ई रूपी नकद रहित भुगतान की सुविधा के लिए वन टाइम उपयोग किए जाने वाला डिजिटल सॉल्यूशन है। ये कोविड वैक्सीन, दान, कॉर्पोरेट गिफ्ट वाउचर जैसी अलग अलग सेवाओं के लिए व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट सॉल्यूशन है। वर्तमान में ऐसे वाउचर्स केंद्र और राज्य सरकारों तथा कॉर्पोरेट्स की ओर से बैंक जारी करते हैं। ई रूपी की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये प्रीपेड वाउचर है। इसे कोई भी लाभार्थी ऐसे किसी भी केंद्र पर रिडीम कर सकता है जहां इसे स्वीकार किया जाता है। प्रीपेड वाउचर को केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ही भुनाया जा सकता है। इसे ना तो नकदी प्राप्ति के लिए और ना ही कैशबैक के लिए भुनाया जा सकता है। इसे लाभार्थी अपने फोन पर ही SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त करता है। इसकी अधिकतम सीमा केवल सरकारी योजनाओं के लिए 1 लाख रुपए प्रति वाउचर है। निजी संस्थाओं के लिए इसकी सीमा 10,000 रुपए प्रति वाउचर है। ई रूपी को लॉन्च करने वाली संस्था है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। NPCI ने वित्तीय सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और अन्य भागीदार बैंकों के सहयोग से इसे शुरू किया है। RBI ने अब कई रूपों में ई रूपी के दायरे और पहुंच का विस्तार भी किया है, जैसे कि गैर बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI जारी करने वाली संस्थाओं को ई रूपी वाउचर जारी करने की अनुमति दी गई है। अब व्यक्तियों की ओर से भी इसे जारी करने की अनुमति दी गई है। वाउचर को फिर से लोड करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया और जारी करने की सीमा में बदलाव आदि के द्वारा इसके अधिक उपयोग को सुविधाजनक बनाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत में मानसून के आगमन की घोषणा कर दी है। केरल में मानसून का आगमन भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम की शुरुआत का संकेत है। IMD कुछ मानदंडों के पूरा होने के बाद ही मानसून के आगमन की घोषणा करता है
और इन मानदंडों में शामिल है एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा की निरंतरता, वर्षा की तीव्रता और पवन की गति। IMD यानी मौसम विज्ञान विभाग ने ये भी कहा है कि मानसून के कम से कम एक और सप्ताह तक कमजोर बने रहने की संभावना है। इसका कारण अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवात का उत्पन्न होना है। उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवातों का मानसून के आगमन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। चक्रवातों के चारों ओर पवनें वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गमन करती हैं। इसलिए चक्रवात के उत्पन्न होने के स्थान का मॉनसून ट्रफ के आगे बढ़ने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मॉनसून ट्रफ निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्तर दिशा में मौजूद है तो दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली पश्च पवनें यानी बैक विंड्स मॉनसून ट्रफ को आगे की ओर बढ़ा सकती है। ये स्थिति मॉनसून के आगमन में सहायक होती है। मॉनसून के आगमन की घोषणा के लिए अगर हम मानदंडों की बात करें तो इसमें वर्षा, पवन क्षेत्र और इसके अलावा और भी कई मानदंड हैं। तो वर्षा को देखें तो यदि केरल और लक्षद्वीप के 14 निर्धारित मौसम स्टेशन में से कम 60% स्टेशन में 10 मई के बाद लगातार 2 दिनों तक किसी भी समय कम से कम 2.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है तो इसे मॉनसून के आगमन का संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर हम पवन क्षेत्र की स्थिति से देखें तो पछुआ पवनों की गहनता भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 55 डिग्री पूर्वी से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य मौजूद क्षेत्र में 600 हेक्टोपास्कल तक होनी चाहिए। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश कोच्चि से होकर गुजरती है। 55 डिग्री पूर्वी ईरान से और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर चेन्नई के पास से गुजरती है। 1 हेक्टोपास्कल 1 मिलीबार वायुदाब के बराबर होता है। 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच के क्षेत्र के ऊपर क्षेत्रीय पवनों की गति 925 हेक्टोपास्कल 15 से 20 kts के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा एक और मानदंड है, वो है ऊष्मा। इनसेट से प्राप्त आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का मान 5 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 70 डिग्री पूर्वी और 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच के क्षेत्र में 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से कम होना चाहिए। OLR यानी आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन पृथ्वी की सतह, महासागरों और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा है। सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि साख समितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों के मुताबिक ऐसी PACS जो वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं, उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के दायरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आता है। ये कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण इनपुट्स प्रदान करता है। साथ ही ये किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। प्राथमिक कृषि साख समितियों को जैविक खाद के विपणन से भी जोड़ा जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों को उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव, परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण आदि के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी नियोजित किया जा सकता है। PACS सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं। ये त्रिस्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण के सबसे निचले स्तर हैं। लगभग 13 करोड़ किसान इनके सदस्यों के रूप में पंजीकृत हैं। अन्य 2 स्तर हैं, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक और जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। प्राथमिक कृषि साख समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के जरिए पुनर्वित्त पोषित किया जाता है। PACS बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे से बाहर है, अतः ये RBI द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। भारत में लगभग 63,000 PACS कार्यरत हैं। ये विविध सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि इनपुट सुविधाएं, कृषि उपकरण और भंडारण सुविधाएं। व्यक्तिगत किसान PACS के सदस्य होते हैं। पदाधिकारियों का चयन इन्हीं सदस्यों में से किया जाता है। एक गांव में 1 से ज्यादा PACS हो सकते हैं। PACS के लिए हाल ही में शुरू की गई पहलों की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की अगले 5 वर्षों में 2 लाख PACS डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना है। PACS का कंप्यूटरीकरण नामक केंद्र प्रायोजित परियोजना की शुरुआत की गई है। सहकारिता मंत्रालय ने एकरूपता लाने के लिए PACS के लिए नए उपनियम बनाए हैं। सहकारिता मंत्रालय एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस भी तैयार कर रहा है। विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से मार्केट कपलिंग की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। मार्केट कपलिंग का मतलब है सरकार के स्वामित्व वाली एकल विद्युत व्यापार इकाई का गठन। मार्केट कपलिंग के तहत देश के सभी पावर एक्सचेंजेस से खरीद और बिक्री की बोलियों को समेकित किया जाएगा और उनका मिलान किया जाएगा। ऐसा एक समान बिजली मूल्य या बाजार समाशोधन मूल्य पता करने के लिए किया जाएगा। वर्तमान में भारत के 3 पावर एक्सचेंजेस में से MCPs यानी कि मार्केट क्लियरिंग प्राइजेस अलग अलग हैं। ये तीनों पावर एक्सचेंज हैं
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। वर्तमान में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की विद्युत बाजार में लगभग 90% हिस्सेदारी है, इसलिए IEX का विद्युत बाजार में लगभग एकाधिकार है। मार्केट कपलिंग के और भी अन्य लाभ हैं, जैसे कि बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण प्रणाली को लागू करके वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस फ्रेमवर्क की ओर बढ़ा जा सकता है। MBED यानी कि बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण तंत्र के माध्यम से लगभग 1400 बिलियन यूनिट विद्युत के केंद्रीकृत प्रबंधन की परिकल्पना की गई है। इसके तहत राज्यों के बीच और राज्य के भीतर दोनों स्तर पर विद्युत के संपूर्ण वार्षिक उपभोग का प्रेषण किया जाएगा। इससे बाजार में विद्युत संबंधी अनुबंधों के कार्यान्वयन का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच संयुक्त बैठक। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दिल्ली में पहली गोलमेज संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहयोग के कई संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें शामिल है UPI प्रणाली को सुगम बनाना, कार्बन क्रेडिट, कीवी फलों पर पैकेज प्रस्ताव, ट्रांसशिपमेंट हब, तकनीकी सहयोग, वर्क वीजा में सहयोग और बैंकिंग। इसके अलावा इस बैठक में 1986 के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत गठित संयुक्त व्यापार समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अटलांटिक घोषणा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य रूस और चीन की गतिविधियों को प्रतिसंतुलित करना और आर्थिक अस्थिरता से निपटना है। अटलांटिक घोषणा आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंधों में एक नए प्रकार की साझेदारी का आधार है। इसका उद्देश्य चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर औद्योगिक संबंधों को मजबूत करना है। अग्नि प्राइम या अग्नि P, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। अग्नि P मिसाइल दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली क्षमता के साथ 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ये अग्नि श्रृंखला की पिछली सभी मिसाइलों की तुलना में हल्की है। अग्नि मिसाइल भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता का मुख्य आधार है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। कनस्त्रीकृत प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट में भंडारित और वहीं से संचालित किया जाता है। डोनाना नेशनल पार्क। स्पेन में लंबी अवधि से जारी सूखे ने विशेष रूप से डोनाना नेशनल पार्क के आसपास जल प्रबंधन को सुर्खियों में ला दिया है। ये पार्क एंडलूसिया यानी कि स्पेन के स्वायत्त समुदाय क्षेत्र में है। ये पार्क ग्वाडलिक्विड नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ये अपने बायोटोप्स की उच्च विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से लगून, दलदली भूमि, स्थिर और गतिमान टिब्बे यानी जिनको ड्यून कहा जाता है वो हैं। साथ ही झाड़ीदार वन तथा मैक्विस यानी कि छोटे पेड़ों से युक्त सदाबहार घनी झाड़ियां होती हैं। डोनाना पार्क भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बगुलों के सबसे बड़े प्रजनन स्थलों में से एक है। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। डोनाना बायोस्फीयर रिजर्व एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसका कोर क्षेत्र डोनाना नेशनल पार्क का क्षेत्र है। ये कैडिज की खाड़ी में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम इबेरिया प्रायद्वीप के समानांतर अटलांटिक महासागर की विस्तृत खाड़ी है। कैनियन। ग्रैंड कैनियन में कोलोराडो नदी का जलस्तर खतरनाक दर से कम रहा है। ग्रैंड कैनियन एक गहरा गॉर्ज है। ये विवर्तनिक उत्थान से निर्मित स्थलाकृति है। कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार को काटती हुई प्रवाहित होती है। इस कटाव से ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है। ग्रैंड कैनियन में सबसे पुरानी चट्टान एल्वेस केजम नीस है। ये चट्टान विष्णु बेसमेंट रॉक्स का हिस्सा है। कैनियन खड़े किनारे के साथ एक गहरी और संकीर्ण घाटी होती है। नदियों का अपवाह, अपक्षय और अपर्दन और विवर्तनिक गतिविधियां कैनियन का निर्माण करती हैं। गहरे कैनियन की नदियां न तो विसर्ग बनाती हैं और न ही अपना मार्ग बदलती हैं। अलग अलग प्रकार के कैनियन हैं, पर्वत सदृश, बॉक, स्लॉट, सबमरीन कैनियन आदि। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश के अपर सिलेरू पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने रिकॉर्ड समय में मंजूरी दी है। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पानी पंप किया जाता है। इसके लिए ताप विद्युत संयंत्रों या अन्य स्रोतों से उपलब्ध अधिशेष ग्रिड पावर का उपयोग किया जाता है। ये बिजली की अत्यधिक मांग के दौरान बिजली आपूर्ति की कमी होने पर
विद्युत का पुनरुत्पादन भी करता है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करने और 2070 तक नेट जीरो के कार्बन उत्सर्जन की भारत की प्रतिबद्धता जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट आवश्यक हैं। पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट ग्रिड के साथ अनियमित नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने और ग्रिड से बिजली आपूर्ति की अधिक मांग को पूरा करने में मदद करेंगे। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस। वैज्ञानिकों ने मगरमच्छ में फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया के पहले ज्ञात उदाहरण को दर्ज किया है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस को वर्जिन बर्थ भी कहा जाता है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस लैंगिक प्रजनन करने वाली प्रजातियों की अलैंगिक रूप से प्रजनन करने की क्षमता है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया में एक मादा का अंडाणु नर की शुक्राणु कोशिका द्वारा निषेचित किए हुए बिना ही एक संतति के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया में एक अंडे की कोशिका बनाने में अग्रगामी कोशिका 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उनमें से एक शुक्राणु कोशिका के रूप में कार्य करती है और अंडे के साथ मिलकर निषेचित हो जाती है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया को मछली, पक्षी, छिपकली और सांप जैसी प्रजातियों में भी दर्ज किया गया है। मधुमेह। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन के मुताबिक विगत 4 वर्षों में मधुमेह के मामलों की संख्या 44% बढ़कर लगभग 101 मिलियन हो गई है। अध्ययन में ये भी पाया गया है कि लगभग 35.5% लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है। साथ ही लगभग 39.5% लोग मोटे पेट और 28.6% समग्र मोटापे से पीड़ित हैं। मधुमेह होने पर मानव शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता और इसका वैसा उपयोग नहीं कर पाता है जैसा शरीर को करना चाहिए। आपको बता दें कि मानव शरीर में अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है। मधुमेह के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के तहत शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली अग्नाशय की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है, जिसका मतलब है कि अग्नाशय अब इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है। ये एक आनुवंशिक स्थिति है जो अक्सर जीवन के आरंभ में दिखाई देती है। और टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें कि शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या इंसुलिन सही से काम नहीं करता है। ये मुख्य रूप से जीवन शैली से संबंधित है और समय के साथ विकसित होता है। अगला टॉपिक है मिशेल बेटिस पुरस्कार। आईएफएस अधिकारी जगदीश एस बाकन को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार डॉक्टर मिशेल बेटिस की स्मृति में प्रत्येक 2 वर्षों में दिया जाता है। ये पुरस्कार सेविले रणनीति की सिफारिशों के मुताबिक बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। सेविले रणनीति बायोस्फीयर रिजर्व के भविष्य में विकास के लिए कार्रवाई की सिफारिश करती है। इस पुरस्कार का प्रबंधन यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम करता है। इसके तहत दिए जाने वाले अन्य पुरस्कार हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए यूनेस्को सुल्तान कबूस पुरस्कार और एमएवी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। अगला टॉपिक है सीरी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सीरी फोर्ट क्षेत्र में एक मकबरे जैसी संरचना की खोज की है। सीरी किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी को दिल्ली के 8 शहरों में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सीरी की नींव रखी थी। उसने सीरी कस्बे की जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए हौज खास नामक एक जलाशय की भी खुदाई करवाई थी। उसने एक अर्ध गोलाकार प्रवेश द्वार का भी निर्माण कराया था, जिसे अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसमें घोड़े की नाल की आकार का मेहराब है, जिसमें कमल की आकृतियां उकेरी गई हैं। अगला टॉपिक है बाग प्रिंट यानी कि बाग छपाई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने धार जिला प्रशासन के सहयोग से बाग प्रिंट पर आधारित टिकाऊ बैग बनाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। धार का बाग प्रिंट एक पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंट है। इसे अधिकतर सूती वस्त्र पर बनाया जाता है। इसमें हाथ से ठप्पा छपाई की जाती है। इसका नाम बाघिनी नदी के तट पर स्थित बाग गांव के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसे बाग प्रिंट कहा जाता है। इस प्रिंट में सफेद पृष्ठभूमि पर लाल और काले रंग के वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है। इसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई दर्जा प्राप्त है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।